बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर अनम दिलावर और आज मैं आपके पास आई हूँ जो हम लोगों ने डायबिटीज़ मेलाइटिस पार्ट 1 का जो कंटिन्यूइंग टॉपिक है वो आज करना है। उस पहले टॉपिक में हम लोगों ने उसका प्रॉपर इंट्रोडक्शन, टाइप्स, आगे फिर टाइप्स की डिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, लैब वैल्यूज़ सारा कुछ हम लोगों ने कर लिया था। आज जो हम सब जिस चीज़ पे फोकस करेंगे वो हमारे पास है ट्रीटमेंट फॉर डायबिटीज। इसके लिए हमारे पास कुछ कंडीशन थोड़ी सी टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है और एक हमारे पास टाइप 2 जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है। इन दोनों के लिए थोड़ी थोड़ी कंडीशन जो है वो हमारे पास चेंज है। जो टाइप 1 डायबिटीज है उसमें हम लोगों ने सबसे ज्यादा फोकस करना होता है, एक तो डाइटरी मॉडिफिकेशन पे करना होता है, दूसरा हम लोगों ने इंसुलिन के इनटेक पे करना होता है, क्योंकि इसमें बॉडी में कंप्लीटली इंसुलिन इंजेक्शन पे बॉडी में हम लोगों ने फोकस करना होता है, क्योंकि इसमें बॉडी में कंप्लीट रेजिस्टेंस इंसुलिन की आ जाती है। अगर हम टाइप 2 को देखें तो टाइप 2 में हमारी जो सबसे जो मेन चीज है फिजिकल एक्टिविटी। इसमें हमें फिजिकल एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा इसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन भी चाहिए होती है। डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ इसमें अगर पेशेंट इन दो कंडीशन से नहीं ठीक हो रहा, फिर थर्ड हमारे पास चीज़ आती है इंसुलिन का रीजन। हम लोग इंसुलिन को यूज़ करेंगे और पेशेंट को स्टेबलाइज करेंगे। पेशेंट को अब सबसे पहले जो दोनों में कॉमन चीज़ है हम उसको पकड़ेंगे डाइटरी इंटेक। जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसके लिए जो है वो डाइटरी मॉडिफिकेशन जो है एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पेशेंट जो होता है क्योंकि पेशेंट की बॉडी में जो ग्लूकोज है वो तब ब्लड से जो है वो मसल्स में जा ही नहीं रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइटरी मॉडिफिकेशन इस तरह करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स का स्पेसिफिक पोर्शन रखेंगे हर चीज़ का, ताकि पेशेंट की बॉडी में जो ग्लूकोज बन रहा है ये वो ऑलरेडी रिफाइंड फॉर्म में जाए, उसको दोबारा जो है वो अगेन ब्लड से मसल्स में भेजने के लिए हमें इशू ना हो। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो जो अगर हमारे पास जो 3 डाइट के मेन सोर्सेज हैं, एक कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फिर हमारे पास प्रोटीन्स आती हैं, लिपिड्स आता है, फिर हमारे पास फैट्स आती हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। अगर तो नेचुरल फॉर्म में पेशेंट को हम कार्बोहाइड्रेट्स रिकमेंड करेंगे तो वो पेशेंट के लिए अच्छे होंगे। अगर तो आर्टिफिशियल फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट्स होंगे तो आर्टिफिशियल स्वीटनिंग जितनी भी है वो सारी हमने अवॉइड करवानी है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो वैसे नॉर्मल डाइट का पेशेंट की वो 50 to 60% जो है वो कार्बोहाइड्रेट होने चाहिए, और वो तकरीबन बनते हैं 110 to 300 ग्राम पर डे, वो तकरीबन इतने बनते हैं। दूसरी चीज जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी बॉडी की जो नॉर्मल स्किन की इंटीग्रिटी के लिए, कोलेजन फॉर्मेशन के लिए, इन सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्रोटीन का इनटेक भी हम लोगों ने जो नॉर्मल जो डाइट है उसमें 30% तक प्रोटीन का इनटेक है, और ये तकरीबन 100 ग्राम पर डे बनता है। और सिर्फ 5 to 10% पेशेंट की डाइट में जो है वो फैट्स होने चाहिए, वो भी मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स होने चाहिए। इसके बाद हमारे पास चीज आ रही होती है साल्ट्स वैसे तो पेशेंट के लिए इस तरह स्वीटनिंग की तरह नहीं खराब है, पर ज्यादा से ज्यादा जो पेशेंट एक दिन में साल्ट ले सकता है वो 6 ग्राम से ज्यादा नहीं ले सकता। फिर इसके बाद फ्रूट्स वगैरह जो नेचुरल बेवरेजेस वगैरह है, फ्रूट्स बेवरेजेस नेचुरल जितने भी सोर्सेज हैं फ्रूट के जो नेचुरल फॉर्म में जितने भी हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल फॉर्म में और फ्रूट्स भी मैक्सिमम जो है कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, ये सब जो है ये पेशेंट को लेना चाहिए।
एडिक्वेट अमाउंट में, और आर्टिफिशियल स्वीटनिंग जो होता है उसको पेशेंट को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। फिर हमारे पास आता है डाइटरी फाइबर्स। हम लोग जानते हैं कि वैसे भी नॉर्मल और हेल्दी लाइफ के लिए डाइटरी फाइबर जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम प्रोटीन हम कॉन्टिन्यूस इनटेक करते रहेंगे, स्टमक की पीएच का इशू आ जाएगा। इसके अलावा बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट या फैट्स जो भी हम लेंगे उससे डिस्टर्ब होगा। उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए हमें डाइटरी फाइबर्स पे रिलाई करना होता है। डाइटरी फाइबर्स में ये जितनी भी वेजिटेबल्स आ रही होती हैं, बीन्स आ रही होती हैं, कैरेट, और जितनी भी सब्जियां हमारे पास जो भी है, कॉलीफ्लावर्स वगैरह, कैप्सिकम वगैरह, ये सारा कुछ जो नॉर्मल हम डाइट में सैलड यूज़ कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमारे पास डाइटरी फाइबर्स में आ जाता है। तो डाइटरी फाइबर्स भी पेशेंट को एडिक्वेट अमाउंट में देनी चाहिए। डाइट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए ताकि पेशेंट एक नॉर्मल और बैलेंस लाइफ जो है वो गुजार सके। हम लोगों ने डाइटरी फाइबर्स को देख लिया है, तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है ड्रग ट्रीटमेंट। ड्रग ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को उस वक्त लेके आएंगे जब पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट मॉडिफिकेशन से ठीक नहीं होगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्लास ऑफ ड्रग आ रही है उसमें सल्फोनाइल यूरिएसिस आ रहा है, फिर हमारे पास बीगोनाइट्स आ रहे हैं, बीगोनाइट्स के बाद हमारे पास DD4 इनहिबिटर्स आ रहे हैं। DD4 इनहिबिटर्स के बाद हमारे पास थायाजोलिडाइन डायोन्स आ रहे हैं। थायाजोलिडाइन डायोन्स के बाद हमारे पास साइक्लोसिट आ रहा है, फिर इसके बाद मैजुली डायोन्स आ रहे हैं, SGI2/4 इनहिबिटर्स हमारे पास आ रहे हैं, T4 इनहिबिटर्स। अब हम इनको आगे नेक्स्ट 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास क्या था, SGI2/T4 इनहिबिटर्स की बेसिक क्लासेस देख ली। अब हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, इनकी डोजेज, इनकी रिक्वायरमेंट्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, देन इनके साइड इफेक्ट। सबसे पहले जो हमारे पास सबसे पहली क्लास है, जो हमारे पास सबसे ओल्ड ड्रग है वो सल्फोनाइल यूरिएसिस है। सल्फोनाइल यूरिएसिस अगर हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले ये अर्ली फेज में जो इंसुलिन होती है उसका अर्ली फेज इंसुलिन की जो सिक्रीशन है उसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हिपैटिक रिलीज ऑफ ग्लूकोज उसको डिक्रीज कर रहे होते हैं, और पेरिफेरल में जो इंसुलिन का ग्लूकोज का जो पेरिफेरल यूज ऑफ ग्लूकोज है उसको ये इनहांस। यूरिएसिस में हमारे पास जो सबसे पहले ड्रग आ रही होती है वो ग्लिबिन क्लेमाइड आ रही होती है, जिसको आमने इंग्लिश में डायनिल भी कहते हैं, डाउनिल। ये हम लोग 2.5 to 5 mg तक पेशेंट में एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास और भी क्लासेस ऑफ ड्रग इसमें आ रही होती है, ग्लिबिजाइड, ग्लिक्लाजाइड। ये तीनों जो ड्रग्स हैं ये हमारे पास सल्फोनाइल यूरिएसिस में आ रही होती हैं। ये जो है वैसे तो नॉर्मली हम पेशेंट को इजीली दे सकते हैं। इसमें जो है वो कब हमारे पास इसमें आ रहा होता है कि जब हम पेशेंट में रेनल इंसफिशिएंसी, मतलब ड्रग के जो साइड इफेक्ट है वो रेनल पे, यूरिटरी सिस्टम पे, हेपेटिक पे आ रहे होते हैं। तो अगर तो कोई पेशेंट है जिसमें रेनल इंसफिशिएंसी है, रेनल फेलियर का पेशेंट है, उसमें भी ये ड्रग हम नहीं दे सकते। इसके अलावा कोई हेपेटिक डिजीजेस का
पेशेंट है, जैसे सीरियोसिस ऑफ लीवर का पेशेंट है तो उसमें भी ये मेडिकेशन हम पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट हमारे पास क्लास ऑफ ड्रग आ रही होती है वो सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर्स आ रहे होते हैं। इसमें जो हमारे पास ड्रग्स आ रही होती है, एक वो डेपा आ रही होती है, इनवोकेना आ रही होती है, अगर हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये हमारे पास क्या कर रही होती हैं, ये रेनल सिस्टम पे इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। ये रेनल सिस्टम को कॉज करवाती है कि ये ज़्यादा जो ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाए। ये बहुत अच्छी क्लास ऑफ ड्रग है, पर इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा ये हो रहा होता है क्योंकि ये रेनल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल रही है, तो इसमें यूरिनरी या फिर रेनल इन्फेक्शन के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इसमें कीटोएसिडोसिस भी आ रही होती है। बस ये तो हम लोगों ने ओवरऑल जो वर्किंग देखी है, हम लोगों ने मेटफॉर्मिन जिस क्लास में आ रही है जो है बिगोनाइट्स उनकी देखी। अगर हम स्पेसिफिकली इसमें मेटफॉर्मिन का फंक्शन देखें तो वो हम देखेंगे जो मेटफॉर्मिन है वो भी इसी तरह वर्क कर रही होती है कि जो पेरिफ्रीज है उसमें ग्लूकोज का इंटेक जो है वो ज़्यादा करवा रही होती है। स्केलेटल मसल में ज़्यादा करवा रही होती है। ज़्यादातर ये जो ओबीज पेशेंट है उनको रेफर की जाती है। इसकी डोज जो होती है वो 500 mg पर 12 आवर्स होती है। ये जो है ये पेरिफ्रीज में जो ग्लूकोज है पेरिफ्रीज की तरफ ज़्यादा भेजती है, पर जो मेटफॉर्मिन है उसकी कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी हैं। उसमें आ रहा होता है रेनल इनसफिशिएंसी, सीएनएस का कोई डिसऑर्डर है, इसके अलावा कोई ब्लड का डिसऑर्डर है, हेपेटिक डिजीजेज है, इन सब में ये मेटफॉर्मिन की जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन आ रही है। तो मेटफॉर्मिन के अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स देखें, सबसे पहले अगर हम जो है वो हेपेटिक साइड इफ़ेक्ट देखें तो ये हेपेटिक इनसफिशिएंसी करवा रही होती है, हेपेटिक सीरोसिस ऑफ लीवर करवा रही होती है, फैट की बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेशन करवा रही होती है। सीएनएस में इसका सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट आ रहा होता है वो हमारे पास आ रहा होता है कि सीएनएस में कोमा, इसके अलावा हेडेक भी आ रहा होता है, डिजीनेस भी आ रही होती है। अगर हम जीआईटी में देखें इसका सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट नोजिया, वॉमिटिंग हमारे पास आ रहा होता है। और एक हमारे पास इसका एक फिनोमिना है जो सीएनएस के डिसऑर्डर की वजह से इसमें बहुत ज़्यादा रेनल इंसफिशिएंसी की वजह से भी वो चीज़ आ रही होती है। सीएनएस और रेनल की वजह से वो है हमारे पास लैक्टिक एसिडोसिस। जो लैक्टिक एसिडोसिस है वो एक हमारे पास मेटाबॉलिक कंडीशन है जिसमें हमारे बॉडी में कीटोएसिडोसिस की कंडीशन डेवलप हो रही होती है और इसमें कोमा हमारे पास आ रहा होता है, विजुअल इम्पेयरमेंट्स वगैरह आ रही होती है। बिगोनाइट्स, फिर इसके बाद हम लोगों ने बिगोनाइट्स को डिस्कस किया। अब हम आगे फर्दर अपनी क्लास ऑफ ड्रग की तरफ जाएंगे, ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स। अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स, अगर हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये क्या कर रहे हैं, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं।
इंटेस्टाइन में ग्लूकोज अब्जॉर्प्शन कम करने की वजह से जो पेरिफेरीज हैं उनको ग्लूकोज ज़्यादा मिल रहा होता है। और इसके अलावा ये जो है ये बॉडी में जो हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन है उसको बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे होते हैं। इस तरह इसमें हमारे पास अगर हम क्लास ऑफ ड्रग्स देखें तो इसमें हमारे पास नॉर्मली 2 ड्रग्स आ रही होती हैं, एक एकार्बोस, दूसरी हमारे पास मिजिलिटोल आ रही होती है। ये जो दोनों ड्रग्स हैं ये इंसुलिन में ग्लूकोज के अब्जॉर्प्शन को कम करते हैं, क्योंकि गट से जो खुराक की मोबिलिटी है इसको कम कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, जिसकी वजह से ये जो फिर है हमारे पास जो है पेरिफेरीज में ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है उसको ज़्यादा कर देते हैं। इसमें अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट्स देखें, ये क्या करें, इंटेस्टाइन में ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन को कम करें। अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट देखें तो इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाइक ओबेसिटी, इसके अलावा फ्लैटुलेंस बहुत ज़्यादा पेशेंट को होती है। फिर इसके बाद हम अगर देखें मेजिलिटिनाइड्स, अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स के बाद हमारे पास कौन सी क्लास ऑफ ड्रग आ रही है, मेजिलिटिनाइड्स। जो हमारे पास मेजिलिटिनाइड्स हैं इनको हम आम ज़ुबान में सेकंड नेम भी इनका है नॉन सल्फोनाइल यूरिएज इनहिबिटर्स। मतलब ये इनकी वर्किंग सल्फोनाइल यूरिएजेस की तरह है, पर ये इनका केमिकल जो फॉर्मेशन है वो अलग है। ये किस तरह एक्ट करती हैं कि ये रैपिडली जो है ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन करवा देती है स्केलेटल मसल्स में, फिर जिसकी वजह से जो है ब्लड में ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इनमें जो सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहा होता है वो हाइपोग्लाइसीमिक अटैक आ रहा होता है। इसमें हाइपोग्लाइसीमिया बहुत ज़्यादा आ रहा होता है। अगर हम इसमें कॉमन ड्रग देखें, जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इसमें कॉमन ड्रग आ रही है तो वो रैपाग्लिनाइड आ रही होती है, रैपाग्लिनाइड। फिर इसके बाद अगर आगे फर्दर हम कुछ और क्लासेस ऑफ ड्रग्स देखें तो एक हमारे पास ड्रग आ रही होती है डेल्टा फिनाइल एलानिन इनहिबिटर्स। इनकी भी जो वर्किंग है वो मेजिलिटिनाइड्स की तरह या नॉन सल्फोनाइल यूरिएजेस इनहिबिटर्स है उनकी तरह होती है। आगे हमारे पास जो क्लास ऑफ ड्रग आ रही है वो थायाजोलिडीन डायोन्स आ रहे होते हैं। इसमें जो हमारे पास ड्रग आ रही होती है एक पायोग्लिटाजोन आ रही होती है, फिर दूसरी हमारे पास रोज़िग्लिटाजोन आ रही होती है। अगर हम इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखें, इन ड्रग्स के कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमारे पास आ रहे होते हैं। इसमें वेट गेन की प्रॉब्लम आ रही होती है, फिर इसमें एडिमा बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, रेस्पिरेटरी इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। इसके अलावा इसमें हमारे पास वीएन प्रॉब्लम आ रही होती है, साथ हमारे पास इसमें हेपेटिक इश्यूज़ भी आ रहे होते हैं। डायोन्स के बाद अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग आ रही है वो हमारे पास डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स आ रहे हैं। ये जो क्लास ऑफ ड्रग्स हैं इनका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो थोड़ा सा चेंज है। ये जो है ये क्या करते हैं कि ये जो बीटा सेल्स ऑफ इंसुलिन है जो कहाँ पे होते हैं, पेंक्रियाज में, उनकी वर्किंग पे इफ़ेक्ट करती हैं। 2 हार्मोन होते हैं, एक ग्लूकोज GLP-1 हार्मोन, ग्लूकोज लाइक पेप्टाइडेज 1 हार्मोन, और एक ग्लूकोज डिपेंडेंट इंसुलिनोट्रोपिक जो हार्मोन है
इन दोनों की जो एक्टिविटी है इसको ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि इन दोनों हार्मोन्स की एक्टिविटी ज़्यादा होने से जो बीटा सेल से इंसुलिन की सिक्रीशन ज़्यादा हो गई, मतलब इन शॉर्ट ये इंसुलिन की सिक्रीशन को इन्हांस करवा रहे होते हैं और ये कर रहे होते हैं। जो डाईपेप्टाइडल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स हैं ये सल्फोनाइलयूरिएसिस से बहुत ज़्यादा बेटर समझे जाते हैं, क्योंकि ये सल्फोनाइलयूरिएसिस की तरह के इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं आ रही कि रेनल इम्पेयरमेंट और जो है हिपैटिक इम्पेयरमेंट्स वगैरह। ये जो रेनल हिपैटिक इम्पेयरमेंट और जो ओबीस पेशेंट हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा सकते हैं। अगर हम देखें इनमें कौन सी ड्रग्स आ रही हैं, ए सीटाग्लिप्टिन, विल्डाग्लिप्टिन, फिर इसके बाद हमारे पास हेक्साग्लिप्टिन आ रही होती है। ये तीनों क्लासेस ऑफ ड्रग हमारे पास आ रही होती है। अगर हम इसकी डोज देखें तो 100 mg डेली। अगर हम इसकी डोज देखें विल्डाग्लिप्टिन की तो वो 50 mg डेली। अगर हम हेक्साग्लिप्टिन की देखें तो 2.5 to 5 mg डेली आ रही होती हैं इनकी डोजेस। और इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स में हमारे पास नॉर्मल जो हाइपर सेंसिटिव अटैक्स आ रहे होते हैं, नोज़िया आ रहा होता है, रैशेज़ आ रहे होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया आ रहा होता है, इसके अलावा ट्रेमर्स आ रहे होते हैं। सल्फोनाइलयूरिएसिस के बाद हमारे पास जो है वो मेटफॉर्मिन आ रही होती है। मेटफॉर्मिन जो क्लास ऑफ ड्रग है वो इस तरह एक्ट करती है कि ये जो गट है, ये जीआईटी में हमारे पास गट आती है, उस पर एक्ट कर रही होती है। गट में जो है जो आप खुराक की मोबिलिटी है वो कम कर देती है, ताकि ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जो है वो गट में कम हो। ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जब गट में कम होगी तो जो हमारे पास ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन जब गट में कम होगी तो जो स्केलेटल मसल्स हमारे पास हैं, पेरिफेरल स्केलेटल मसल्स, वो ब्लड से ग्लूकोज ज़्यादातर ले लेंगे। इसके अलावा इनको यूग्लाइसेमिक ड्रग भी कहते हैं। इसके अलावा ये जो है ये गट में जो ग्लूकोज की एब्जॉर्प्शन है इसको भी कम करेंगे। ग्लूकोज और जो खुराक की जो स्पीड है गट से गुजरने की उसको भी स्लो डाउन करेंगे। इसके अलावा हिपैटिक ग्लूकोनियोजेनेसिस उसको भी ये रिड्यूस करेंगे। इसके अलावा जो है स्केलेटल मसल जो का आउटपुट है वो भी इंक्रीज करेंगे। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्लास ऑफ ड्रग आ रही होती है वो हमारे पास ग्लूकोज लाइक पेप्टाइड डेज 1 एगोनिस्ट। ये वाली जो क्लास ऑफ ड्रग्स है ये कुछ थोड़े डिफरेंट तरीके से कर रही होती है। ये टाइप 2 जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें ज़्यादा एक्ट कर रही होती है। हाइपर ग्लाइसीमिया को ये कम बॉडी में कर रही होती है। हाइपर ग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर रही होती है। अगर हम इसमें देखें क्लास ऑफ ड्रग तो इसमें हमारे पास लीरा ग्लूटाइड आ रही होती है, डेपाग्लूटाइड आ रही होती है। अगर हम इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये एपिटाइट को कम कर रही होती है। इसके अलावा टिश्यू की जो नेक्रोसिस है, एप्रोप्टोसिस और नेक्रोसिस, उसको भी डिक्रीज़ कर रही होती है। हाइपर ग्लाइसीमिया को कंट्रोल कर रही होती है।
अगर हम इनके साइड इफ़ेक्ट देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट आ रहे होते हैं, नोज़िया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, टायर्डनेस बॉडी में बहुत ज़्यादा फील हो रही होती है, स्टमक में इशू आ रहा होता है, कॉन्स्टिपेशन भी अक्सर पेशेंट में आ रही होती है। बस टाइप्स ऑफ इंसुलिन की वर्किंग को और उनके ब्रांड नेम और उनकी मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन को समझने के लिए एक टेबल ड्रा करेंगे। इसमें सबसे पहले टाइप आएगी, टाइप के बाद हमारे पास जो चीज़ आएगी वो इसका ब्रांड नेम आएगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास चीज़ आएगी वो उसका ऑनसेट, मतलब किस दौरान ये वर्क करती है। फिर उसके बाद पीक बॉडी में इस टाइप ऑफ इंसुलिन की जो क्वांटिटी है वो पीक टाइम उसका क्या होता है। फिर इनका ब्लड शुगर लेवल को मैनेजमेंट करने में क्या रोल है। सबसे पहले जो हमारे पास आएगी जो है, सबसे पहले हमारे पास थी रैपिड एक्टिंग इंसुलिन। रैपिड एक्टिंग इंसुलिन, इसका अगर हम ब्रांड नेम देखें तो ये हमारे पास इंसुलिन लिस्प्रो आ रही होती है, जिसको हम ह्यूमोलोग भी कहते हैं। अगर हम इसका ऑनसेट देखें तो ये 15 to 30 मिनट होती है। मतलब जब हम लोग खाना वगैरह खा रहे हैं, हम कहते हैं कि अभी हमने खाना खाया है, साथ ही हम लोगों ने अभी इंसुलिन ली है, साथ ही हम खाना खा लें, मतलब रैपिड एक्शन हमें चाहिए विद इन 30 मिनट। तो उस टाइम हम इंसुलिन लिस्प्रो को यूज़ कर रहे होते हैं। इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन है वो विद इन 15 to 30 मिनट्स होता है, और पीक एक्शन के इसके और 3 to 5 आवर्स होते हैं। और ये ब्लड शुगर लेवल को ये कंट्रोल किस तरह कर रही होती है कि ये रैपिडली विद मील ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर रही होती है। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड चीज़ आ रही है, सेकंड नंबर पे हमारे पास शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन आ रही है। शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन में जो हमारे पास नेम आ रहा है उसको रेगुलर इंसुलिन या ह्यूमोलिन भी कहते हैं। ह्यूमोलिन भी कहते हैं। इसने जो मतलब हम चाहते हैं कि हम इंसुलिन के बाद हम लोगों ने कोई 2 घंटे बाद या 3 घंटे बाद खाना खाना है, तो इस दौरान होता है। इसका मैकेनिज़्म एक्शन 2 to 5 आवर्स के दरमियान इसे करना होता है, और मैक्सिमम जो इसकी पीक वैल्यू होती है वो 5 to 8 आवर्स होती है। और इसने क्या करना होता है, जो 2 to 3 आवर्स के अंदर जो इंसुलिन की नीड्स हैं बॉडी की, उसको इसने पूरा कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास थर्ड जो चीज़ आ रही होती है इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होती है। इसमें जो नॉन फार्माकोलॉजिकल NPH जो इंसुलिन है वो हेज डोन वो वाली इंसुलिन आ रही होती है, और उसका जो उसने जो वर्किंग स्टार्ट करनी होती है वो 1 to 2 जो होती है आवर्स के अंदर करनी होती है, और 4 to 12 आवर्स इसका मैक्सिमम वर्किंग है। और ये हाफ डेज मतलब 12 आवर्स के अंदर जो बॉडी की जो इंसुलिन है उसको ये कंट्रोल। इसमें एक NPH आ रही होती है, एक और क्लास ऑफ ड्रग हमारे पास आ रही होती है जिसको लेंटी कहते हैं।
अगर ये 1 to 2 आवर्स के दरमियान वर्क कर रही होती है तो 1.5 आवर के दरमियान कर रही होती है। मैक्सिमम पीक टाइम इसका 3 to 12 आवर्स होता है। और जो है ये भी जो है हाफ डे के अंदर या फिर अगर हम 12 आवर्स के अंदर बॉडी की जो इंसुलिन है, ब्लड शुगर लेवल है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक लास्ट जो क्लास ऑफ ड्रग है वो हमारे पास लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन आ रही होती है। जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है इसका जो ब्रांड नेम है वो हमारे पास लेंटस आ रहा होता है। इसका लेंटेन होता है, लेंटी होता है, और इसका लेंटस आ रहा होता है। इसकी भी जो वर्किंग है वो 1 से 1.5 आवर होती है। मैक्सिमम में से 3 to 10 और या मैक्सिमम कहते हैं कि इसका नो पीक टाइम है। इसका लेवल ऑलरेडी सेट होता है और इसने फुल डे के लिए, अगर हम देखें फुल डे के लिए इसने इंसुलिन की नीड्स बॉडी में पूरी करनी होती है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना होता है। आई होप सो ये चारों टाइप ऑफ इंसुलिन की कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास इसके बाद एक और इंसुलिन की फॉर्म आ रही होती है जिसको हम प्री मिक्स्ड इंसुलिन कहते हैं। प्री मिक्स्ड इंसुलिन ये कि ये ऑलरेडी रेडी होती है, हमने बस इसको विदाउट एनी फार्मूला हमने मतलब ये है कॉम्बिनेशन बनी होती है कि शॉर्ट का, लॉन्ग का या इंटरमीडिएट वगैरह का, तो उसके मुताबिक करना होता है। अब हम जब प्री मिक्स्ड इंसुलिन को देखेंगे तो इसमें हमारे पास 3 टाइप ऑफ इंसुलिन आ रही होती है। एक इसमें ह्यूमुलिन आ रही होती है, एक मिक्सट्रेड आ रही होती है, एक इंसुगट आ रही होती है। एक ह्यूमुलिन, एक मिक्सट्रेड और एक हमारे पास इंसुगट आ रही होती है। ये हमारे पास 3 क्लासेस ऑफ ड्रग इन तीनों का जो ऑनसेट है, जो इनकी वर्किंग है, इन तीनों की जो वर्किंग का ऑनसेट है वो हमारे पास 30 मिनट है। और इनका जो पीक वैल्यू है इसकी हमारे पास 2 to 4 आवर्स होती है। इसकी हमारे पास 1 to 4 आवर्स होती है और इसकी 1 to 2 आवर्स होती है। ये जो होती हैं, अगर हम इनका फंक्शन देखें तो ये मिक्स्ड फॉर्म में होती है ताकि कंप्लीट रोल ये बॉडी में दे सकें इंसुलिन की रिप्लेसमेंट पे। टू कंट्रोल ब्लड शुगर। इंसुलिन की सारी टाइप को समझने के बाद अब हम लास्ट थिंग पे जो आ रहे हैं वो इंसुलिन के रेजिम्स, मतलब हमने किस तरह इंसुलिन की डोज जो है वो बॉडी में एडमिनिस्टर करनी है। इसमें हमारे पास 2 तरह की थेरेपीज़ आ रही हैं। एक हमारे पास कन्वेंशनल थेरेपी आ रही है, दूसरी हमारे पास जो है वो इंटेंसिव थेरेपी आ रही है। जो कन्वेंशनल थेरेपी हमारे पास आ रही है ये हमारे पास जो है कॉम्बिनेशन होती है दो टाइप ऑफ इंसुलिन का। एक रेगुलर इंसुलिन, दूसरी हमारे पास नॉन प्रोटामीन हेजडोन।
NPH 2/3% ये होती है और 1/3% ये होती है। और अगर हम इसका रेजिम देखें ये बॉडी में कैसे एडमिनिस्टर की जाएगी, तो ये हम इस तरह करते हैं कि अगर हम टोटल डोज जो है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो 2/3 जो है वो मॉर्निंग में दी जाएगी और 1/3 जो है वो डोज वो इवनिंग में दी जाएगी। वो इस तरह, अब मतलब इसमें भी 2/3% क्या होना है NPH ने और 1/3% क्या होना है रेगुलर इंसुलिन में, और इसमें भी 2/3% NPH ने होना है और 1/3% जो है वो रेगुलर इंसुलिन ने होना है। और जो है अगर तो पेशेंट जो होता है नॉर्मल जो रेगुलर डोज हम पेशेंट को देते हैं वो 30 to 40 mg होती है इन अ डे। तो इसमें ये होगा कि 20 to 25 तक वो मॉर्निंग में पेशेंट को मिल जाएगी बिफोर मील और 10 to 15 तक पेशेंट को इवनिंग में मिल जाएगी। अब सेकंड जो हमारे पास चीज़ आ रही है ये तो वो होगी हमारे पास इंटेंसिव थेरेपी। इंटेंसिव थेरेपी जो है वो हमारे पास लास्ट ऑप्शन है जब पेशेंट में इंसुलिन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा आ जाती है। अब इंसुलिन की जो इंटेंसिव थेरेपी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इंसुलिन की रेजिस्टेंस को समझना पड़ना है। मतलब बॉडी जो बाहर से हम इंसुलिन दे रहे हैं उसको ही नहीं रिस्पॉन्ड कर रही। अब इंसुलिन की जो रेजिस्टेंस है वो भी 3 टाइप्स की होती है। एक प्री रिसेप्टर, ये क्या होती है ऑटो इम्यून कोई डिसऑर्डर है उसमें होती है। दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है रिसेप्टर्स, इसमें जो रिसेप्टर्स इंसुलिन के हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर में कम होती है। तीसरी हमारे पास होती है पोस्ट रिसेप्टर, इसमें जो रिसेप्टर है उनका जो फंक्शन है वो इम्पेयर हो गया होता है। इसमें फ्रैक्शन रिसेप्टर का नंबर जो है वो यूजली कम होता है, इसमें फंक्शन। अगर हम इंटेंसिव थेरेपी में देखें तो जो इंटेंसिव थेरेपी होती है वो भी कॉम्बिनेशन NPH का और रेगुलर इंसुलिन का ही होता है, पर इसमें हम इस तरह कर रहे होते हैं। अब इसकी भी जो डोज़ है उसमें 2 आ जाता है, एक 3 इंजेक्शन डोज और एक 4 इंजेक्शन डोज आ रही होती है। जो 3 इंजेक्शन डोजेज है इसमें ये कि कॉम्बिनेशन ऑफ NPH और जो रेगुलर इंसुलिन है वो पहले हम मॉर्निंग में दे दें, फिर इसके बाद रेगुलर जो है वो हम लंच में दे दें और NPH को हम बेड टाइम पे दे दें। और 4 डोजेज में ये होती है कि ईच मील के साथ हम रेगुलर दे दें, मतलब 3 मील 3 डोजेस, और NPH जो है वो हम नॉन प्रोटामिन हेज डोन जो है वो हम बेड टाइम पे दे दें।